Good morning, everyone. And yesterday I told you that we will be having discussion class today at 11. So let's start our discussion further. Yesterday we discussed 9 questions. ठीक है, आज भी कुछ उसी प्रकार से 8-9 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, जो भी आपके एग्जाम से पूछे गए, बैच 1 हो, बैच 2 हो, बैच 3 हो, बैच 4 हो। तो ये सारा पॉलिटिकल क्वेश्चंस जिस भी बैच में पूछा गया है, सारा हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, जिनका जो क्वेश्चन छूट गया हो, नहीं आता हो, तो प्लीज आप इसका बेनिफिट यहाँ से उठा लीजिएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट is basically with respect to the first question is basically with respect to fundamental rights. Okay, तो fundamental rights क्या है? fundamental rights, हाँ, fundamental rights कैसे डिफाइन करते हैं हम? those rights, sorry यार, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया। those rights which are enshrined in part 3 of the constitution। तो इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? भारत के संविधान के तीसरे पार्ट में जो राइट्स मेंशन्ड है, उसे हम क्या बुलाते हैं? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, एक आध दो लाइन और लिख सकते हो फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, क्या लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में? और एक दो लाइन वो ये लिखा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हम मतलब शुरू के इंट्रोडक्शन में कि दिस आर रिक्वायर्ड फॉर द सैक्रोसैंक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और एक दो लाइंस आप फंडामेंटल राइट्स में आप शुरू के लाइंस में लिख सकते हो कि कुछ राइट्स इंडिविजुअल के लिए हैं और कुछ राइट्स कम्युनिटीज के लिए हैं। तो इंडिविजुअल बेसिस पर और कम्युनिटी के बेसिस पर, दोनों ही बेसिस पर आपको राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद जब आपसे एनालिसिस पूछा है, तो ऑब्वियसली जो की फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में थोड़ा सा लिखना होगा, है ना? व्हाट आर दोस की फंडामेंटल राइट्स जिसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, तो जैसे हो गया आपका राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? राइट टू फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये सब हम पीटी के दौरान पढ़ते हैं बेटा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द लास्ट वन। ठीक है, लास्ट वन में क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अब इसके बाद एक वर्ड और लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर हम अपने आंसर को नहीं छोड़ देंगे बेटा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एनालाइज द की फंडामेंटल राइट्स। तो आपको एनालिसिस में लिखना होगा कि क्या है राइट टू इक्वालिटी, क्या है। ठीक है, कि देयर शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, क्रीड, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, उसी तरह इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर आपका जो है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ व्हाट? राइट टू इक्वालिटी। रूल ऑफ लॉ, है ना? तो राइट ऑफ इक्वालिटी को एनालाइज करना है उन सब कार्य में एक एक लाइन लिखकर। उसके बाद राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में बेसिकली देखो, ये जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है 19। ठीक है, 20 के बारे में एक लाइन लिख सकते हैं, बट 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू फ्रीडम में 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। और हम इसको भी लिखेंगे, है ना? हम भूल जाते हैं कभी कभी लिखते वक्त कि एक 21A भी है। ठीक है, मैं भी पहले भूल जाता था, जब अमेंडमेंट हुआ था याद ही नहीं आता था कि 21A बीच में। बट ठीक है, पूरा पढ़ाने के बाद लगता था कि 21 मिस कर गया। तो इसको नहीं मिस करना है ना बेटा आंसर में भी। ठीक है, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें आप लिखोगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन किया गया है। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है एक्सप्लॉयटेशन वाले में। रिलीजन वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या, कि रिलीजन में दो तरीके के राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, रादर तीन तरीके के राइट्स हैं। इंडिविजुअल को प्रीच, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट करने के राइट्स। उसके बाद कलेक्टिव एज अ इंस्टीट्यूशन को किस तरीके के राइट्स दिए गए हैं, कि
आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद से चला सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हमें जो है कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज। और द लास्ट वन इज व्हाट, imparting religious instruction in government run और aided institutions। तो ये चार पार्ट है रिलीजन का, प्लीज अच्छे से इसको ध्यान से लिखिएगा रिलीजन वाला, ठीक है। हम भूल जाते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें भी कुछ चीजें भूलते हैं। अब ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखा होगा तो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 says, आर्टिकल 29 इज नॉट ओनली अबाउट माइनॉरिटीज, आपने पढ़ा होगा तो ध्यान से देखा होगा, एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये हम लिखेंगे कि किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये हक है कि अपने कल्चर को क्या कर सकता है, वो प्रिजर्व, प्रमोट, प्रोपेगेट वगैरह कर सकता है, ठीक है। 30 बेसिकली माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है, प्लस आपको माइनॉरिटीज वगैरह का डेफिनेशन बताता है कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेसिस पर नहीं है, लैंग्वेज के बेसिस पर भी क्लासिफाई होता है। तो ये चीजें आपको इसमें एनालाइज करनी है। एंड लास्ट, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है वो 5 आप रिट्स यहाँ पर लिखे, बट एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? मान लीजिए आपका कोई भी सारा राइट्स वायलेट हो गया, तो वायलेट हो गया तो कहीं तो आप जाकर अपनी गुहार लगाएंगे ना, तो दिस गिव्स यू डायरेक्ट राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, और वहां पर जाकर आप फाइल कर सकते हैं केस कि मेरे ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, प्लीज आप इनको क्या करिए, रिस्टोर करिए, ठीक है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये पूरी कहानी आपको 1K ए में लिखनी है, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज, discuss the scope and limitations of right to freedom of speech and expression under 19(1)(a) of the Indian Constitution। तो दो पार्ट्स हैं, स्कोप भी लिखना है, लिमिटेशंस भी लिखना है, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि स्कोप्स और लिमिटेशंस लिखने के पहले आपको ये लिखना है कि ये है क्या, व्हाट इज दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या सिर्फ बोलने का अधिकार या एक्सप्रेस करने का ही अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? नो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन इज हैज अ वाइडर कैनोटेशंस, है ना। मतलब इसका क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल को तो अपना स्पीच, अपना एक्सप्रेशन रखने का आधार तो है ही, अधिकार तो है ही, इसके अलावा कोई मेरे बिहाफ पर भी मेरे आइडियाज को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, ऑन माई बिहाफ, ठीक है, ऑन माई बिहाफ। तो ये मिस कर जाते हैं हम अपने आंसर्स में। इसके अलावा और हम क्या लिखेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ही ये जो हमारा जो मीडिया वगैरह है, मीडिया वगैरह का जो राइट्स वगैरह है, ठीक है, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, ये सब यहीं से आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? स्कोप का मतलब कैसे आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दिखा सकते हो। तो इट कैन बी आइदर थ्रू वर्बल लैंग्वेज, बोलकर, ठीक है, या फिर कोई कार्टून के थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो, ओपिनियन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, कोई आपके बिहाफ पर कुछ लिखकर एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि किस तरीके से ये एप्लीकेबल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, सिनेमा के थ्रू हो सकता है, मूवीज के थ्रू हो सकता है, सॉन्ग के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो दीज ऑल आर, नुक्कड़ नाटक के थ्रू हो सकता है, तो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ व्हाट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इट हैज अ वेरी वाइडर स्कोप, ओके। नेक्स्ट, next part of the question is about the limitation and it's very important। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी ये कर देंगे, है ना। तो हमारे संविधान में ही, ठीक है, हमारे संविधान में ही इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं। व्हाट आर दोज लिमिटेशंस? पहला लिमिटेशन है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस तो है ही, बट आप वैसा कुछ नहीं बोलेंगे जो कि इंडिया के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेट पहुंचाए। तो कोई भी भारत अलगाववादी स्पीच जो है वो बेसिकली इसी में आएगा कि आप सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटन ना करें, ठीक है। उसके बाद ऐसा आप कुछ नहीं बोलेंगे जो कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को थ्रेटन करे, है ना। जैसे मान लो आप कोई हेट स्पीच नहीं देंगे, ठीक है,
ठीक है, हेट स्पीच देकर आप एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट में खड़ा कर दें, तो दैट इज ऑल्सो दिस। थर्ड, आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे दैट अफेक्ट्स द विथ दैट अफेक्ट्स आवर रिलेशन विथ फ्रेंडली कंट्रीज। जो भी हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस अफेक्ट नहीं होने चाहिए, ऐसा हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। फोर्थ, आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं जो कि डिसेंसी एंड मोरालिटी के अगेंस्ट में हो। ठीक है, अब इसका एक कैनोटेशन क्या है, वाइडर कैनोटेशन, डिसेंसी और मोरालिटी, मतलब अभद्र लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे आप, है ना। जो भी प्रॉपर लैंग्वेज है बात करने का, आप उससे अपने चीजों को एक्सप्रेस करो, ये नहीं कि हम कुछ भी बोल दे रहे हैं किसी के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज, हम वैसा कुछ नहीं बोलेंगे जो कोर्ट की अथॉरिटीज को लोअर डाउन करे। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया, मान लीजिए राम मंदिर पर ही जजमेंट आया, ठीक है, तो आप जजमेंट जो दिया गया है उस पर अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, बट हम ये नहीं बोलेंगे कि फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बायस्ड हैं, ठीक है, उन्होंने ये व्यू दिया, ये जानबूझ कर दिया, ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू द सब्सटेंस ऑफ ईच एंड एवरी केसेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 6 जो है आपको, आप किसी को डिफेम करने के लिए स्पीच नहीं देंगे। ठीक है, तो दो तरीके का डिफेमेशन होता है, क्रिमिनल और सिविल। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जो दूसरे के प्रेस्टीज को क्या कर सकता है, डाउन कर सकता है। ठीक है, डिफेम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई गलत काम कर रहा है तो उसको हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे, वो करना है ना, बट डिफेम नहीं करेंगे कि किसी को कुछ भी बोल दिया। ठीक है, बस ओनली टू गेन सम सिंपैथी या ओनली टू गेन सम माइलेज और एडवांटेज, ये नहीं करना है। तो दीज आर लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 6 लिमिटेशंस हैं, 6 अच्छे से लिखना है। ठीक है, 3 पार्ट का क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन, बॉडी में 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, और कंक्लूजन आप लिख सकते हो यहां पर कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है विथ रेस्पेक्ट टू हेट स्पीच, विथ रेस्पेक्ट टू दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सिनेमा वाले बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, है ना, कि ये वर्ड नहीं यूज होना चाहिए, ये रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है। तो उन सारी चीज को आप करंट अफेयर्स में यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, कंक्लूजन में। ठीक है, नेक्स्ट, द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डू फंडामेंटल राइट्स कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ठीक है, तो एक बात बताओ यार, फंडामेंटल राइट्स है किसके लिए? ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए, कलेक्टिव लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। अनलेस एंड अनटिल अ सोसाइटी डेवलप्स और एन इंडिविजुअल डेवलप्स, कैन अ नेशन डेवलप? क्या कोई भी नेशन डेवलप हो सकता है जबकि उसकी सोसाइटी ना डेवलप हो, जब उसके लोग डेवलप ना हो, जब उसके इंडिविजुअल्स डेवलप ना हो? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप एक लाइन, एक फ्लो चार्ट यहां पर बना सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, लीड्स टू व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। इंडिविजुअल प्रोग्रेस करेगा तो सोसाइटी भी प्रोग्रेस करेगी और नेशन भी प्रोग्रेस करेगा। ठीक है, तो ये पार्ट आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाउ डू फंडामेंटल राइट्स कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ठीक है, प्लस देखो, मान लो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं रहता, है ना, मान लो हमारे संविधान में नहीं रहता, तो एक रेजीम जो यहाँ पर होता, वो कैसा रेजीम होता? ऑटोक्रेटिक रेजीम होता, है ना, डेमोक्रेसी नहीं होती। तो डेवलपमेंट सिर्फ ऐसा नहीं है बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, साथ में सोशल डेवलपमेंट भी है बेटा। ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में ना, सारे टाइप के डेवलपमेंट में हेल्प करता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट मतलब क्या, कि सरकार जो है अपना मनमाना कोई भी नियम कानून नहीं बना सकती। अगर बनाएगी, आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज होगा, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, क्लियर है? दूसरा पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? इम्पैक्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। ठीक है, तो 2 लाइन इमरजेंसी के बारे में लिखेंगे, क्या होता है नेशनल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 352 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबिलियन। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, अब आर्म्ड रेबिलियन। ये 3 ग्राउंड्स हैं आपके नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, इंपैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी को आप डिफाइन भी कर सकते हो, इट्स एन अन ऐसा सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और
आर्म रेबेलियन। और आपसे क्वेश्चन इंपैक्ट पूछा है, क्या इंपैक्ट होता है फंडामेंटल राइट्स का? तो हम क्या देखते हैं, कुछ राइट्स, जैसे आपने नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया ऑन द बेसिस ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, तो कुछ राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 19। कुछ राइट्स जो हैं वो सस्पेंड ही नहीं होंगे, जैसे कि आर्टिकल 20 और 21। और कुछ राइट्स को सस्पेंशन करने के लिए प्रेसिडेंट को प्रोक्लेमेशन इशू करना होगा। तो ये तीन पार्ट्स आपको अपने आंसर में लिखना है, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। और जिसमें भी जो लास्ट वाला पार्ट है, बहुतों को लगता है कि प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन अगर इशू कर दिया तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो खत्म हो गए या सस्पेंड हो गए। नहीं, ये नहीं होता है। जब प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इशू करता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स आपके इंटैक्ट रहते हैं। क्या खत्म हो जाता है? राइट टू मूव टू द कोर्ट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये चला जाता है कि आप कोर्ट्स नहीं जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट्स क्या हुआ है, इन्फ्रिंज हुआ है। तो इसके लिए प्रोक्लेमेशन इश्यू होता है, ना कि आपके फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन के लिए। समझ में आ रहा है? ये तीसरा वाला ध्यान रखिएगा, 1 2 3 ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? 1 का सी। नेक्स्ट 1 का डी, फोर्थ क्वेश्चन। The fourth question says that discuss the constitutional provision related to citizenship in India. ठीक है, तो सिटीजनशिप को हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर व्हाट? सिंगल सिटीजनशिप। यहां पर डुअल सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप पर आप ये भी लिख सकते हो कि रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सिटीजनशिप से रिलेटेड हमने कुछ एक्ट्स वगैरह भी पास किए गए हैं, ठीक है। तो ये आप करंट अफेयर्स में लिख सकते हो, ठीक है। बट द मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे? बॉडी में क्या लिखेंगे? डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सिटीजनशिप के रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? तो जो भी आपका आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक में दे रखा है, वो सारे आपके सिटीजनशिप वाले में आ जाएंगे, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। कैसे ध्यान रखते हैं क्या है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में? देखो, जब भारत आजाद हुआ था तो कुछ लोग यहां से पाकिस्तान चले गए, ठीक है। और कुछ लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर यहाँ आए। कुछ लोग ऐसे थे जो कि पाकिस्तान चले गए और फिर वापस भी आ गए, ठीक है। और कुछ लोग इंडिया में ही रह गए। बात समझ में आ रही है? जब पार्टीशन हुआ था तो कुछ ये जो 5 से 11 का आर्टिकल है, वैसे लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है, दोज वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद जो है सिटीजनशिप जो है, वो सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू प्रोवाइड होता है 1955 का, ठीक है। वो जो हम पढ़ते हैं ना, बाय बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज, ये संविधान में नहीं लिखा है, इसलिए हम इसमें ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछा है तो नेचुरलाइजेशन वगैरह पार्ट नहीं आएगा। और बहुत लोग ये गलती कर देते हैं, हमसे 5 से 11 लिखना है, तो 5 से 11 में क्या है? जो लोग इंडिया में रह गए उनको सिटीजन मिलेगा, जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए उनको सिटीजनशिप मिलेगा, जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से फिर वापस आए तो उनको सिटीजनशिप मिलेगा। उसके अलावा मान लीजिए सिटीजनशिप पर कोई लॉ बनाना है तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। और आपने अगर कहीं और का सिटीजनशिप ले लिया तो आपका सिटीजनशिप क्या हो जाएगा? चला जाएगा। दैट्स प्रोवाइड्स फॉर व्हाट? सिंगल सिटीजनशिप। तो ये सारी चीजें आपको 5 से 11 वाले में लिखनी है। याद अगर रह गया तो ठीक है, नहीं तो इस ऑर्डर में लिख लेंगे हम। तो ये है हमारा क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच रिलेटेड टू सिटीजनशिप इन इंडिया, ठीक है। दो पार्ट्स हैं, एक तो सिटीजनशिप पर हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया, पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब अगला पार्ट में एग्जामिनिंग द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एन इंडिविजुअल कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स सिटीजनशिप। तो क्या क्या डिप्राइव कैसे किया जा सकता है? तो कुछ तरीके हैं, जैसे कि कोई भी सिटीजनशिप कैसे लूज कर सकता है, ठीक है। कैसे लूज कर सकता है पहले वो लिख लेंगे। रेनंशिएशन, रेनंशिएशन मतलब खुद से छोड़ दिया,
ठीक है। दूसरा टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन मतलब आपने अगर दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया तो यहां का ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज डेप्रीवेशन। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछा है, डेप्रीवेशन वाला पार्ट लिख तो देंगे ये भी कि रिनंसिएशन से आप सिटीजनशिप लूज कर सकते। आपसे बेटा ये नहीं पूछा है हाउ एन इंडिविजुअल कैन लूज हिज और हर सिटीजनशिप। लूज अगर पूछा होता तो ये तीनों लिखते, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन। क्योंकि हमें डेप्रीवेशन वाला पार्ट पूछा है, लिखेंगे अभी भी तीनों, बट इन दोनों को उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक लाइन लिखकर छोड़ देंगे। डेप्रीवेशन को हमें अच्छे से क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। जैसे डेप्रीवेशन के अंदर कैसे हम किसी को डिप्राइव कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयलिटी शो करी तो उसका सिटीजनशिप टर्मिनेट किया जा सकता है। मान लीजिए किसी ने नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप इंडिया का लिया बट इट वाज थ्रू फ्रॉड मींस, ठीक है, मतलब गलत कागजात दिखाकर ले लिया तो भी डिप्राइव किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए किसी ने हमारे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर एनिमी के साथ जाकर मिल गए, उनको अपना सीक्रेट सारा बता दिया तो उनका सिटीजनशिप डिप्राइव किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए किसी ने नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप लिया है और 5 साल के अंदर, ठीक है, मान लीजिए नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप लिया और 5 साल ही हुए हैं उसको लिए हुए और दूसरे कंट्री में गया और वहां उसको जेल हो गया तो भी डिप्राइव किया जा सकता है, ठीक है। एंड 5 इज जो है वो बेसिकली आप जैसे कि जो 7 साल से कंटिन्यूअस कोई बाहर रह रहे, ठीक है, उनको डिप्राइव किया जा सकता है, ठीक है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया में नहीं है, बाहर जाकर कहीं पर रह रहा है, 7 साल से ज्यादा रह चुका है तो उनको डिप्राइव किया जा सकता है। और ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 7 साल से ज्यादा आप बाहर रह रहे हैं लगातार कंटिन्यूअस तो आपको आपका सिटीजनशिप चला जाएगा, नहीं, डिप्राइव किया जा सकता है। सरकार चाहे तो कर सकती है, सरकार चाहे तो नहीं भी कर सकती है। ये ध्यान रखना है, ये लास्ट लाइन में लिखेंगे और इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। 1 का डी। नेक्स्ट 1 का ई, fundamental duties mentioned in the Indian Constitution are not binding on people, yet its importance cannot be denied, ठीक है। तो जैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज आता है, इसको हम फिर से इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि ओरिजिनल संविधान में नहीं था। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 10 ड्यूटी इंट्रोड्यूस कराया गया, फिर 86 से 11th इंट्रोड्यूस कराया गया, ठीक है। तो ये कहानी आप लिख सकते हैं। सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिपोर्ट पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड कराया गया था, ठीक है, कुछ ड्यूटीज नहीं भी किए गए। तो ये पूरी कहानी आप यहाँ पर लिख सकते हो इन इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद 2 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड करना है। पहला पार्ट क्या है कि इट इज नॉट बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं है किसी के ऊपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि अगर मान लीजिए आप फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं कर सकते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर केस चलने लगेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज, किसी इंडिविजुअल पर बाइंडिंग नहीं है, बट as a moral obligation, as a part and parcel of life, Indian way of thinking, these are basically a coded thing, है ना। इंडियन नेचर के हिसाब से या इंडियन लॉ के हिसाब से बेसिकली ये कोडिफाइड फॉर्म में आपको खाली दे दिया गया है, ठीक है। बट इट इज नॉट बाइंडिंग टू फॉलो ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। इट इज नॉट जस्टिसिएबल पार्ट, इन्फोर्सेबल वाले पार्ट में नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट्स इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी डिनाइड बिकॉज गवर्नमेंट कैन फ्रेम द लॉ, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करता हुआ कुछ लॉ फ्रेम कर सकता है। जैसे कि ये जो आपका जो तिरंगा वगैरह है, इसके लिए हम ये लॉ फ्रेम किए हुए हैं कि जो आपका नेशनल फ्लैग है, पहले तो हमारे पास था कि 6 बजे के बाद उतर जाना चाहिए था, अब क्या है कि बाद में भी रह सकता है, तो उसके लिए लॉ है, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर आप देखोगे तो एक है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाना है ना, तो उसके लिए राइट टू एजुकेशन वाला लॉ है, ठीक है। उसी तरह एब्ज्योर वायलेंस वाला एक पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटी का कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो उसके लिए भी लॉ है, ठीक है। कहने का मतलब है कि वुमेन वुमेन की डिग्निटी को हम कम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी हमने लॉ बना के रखा है। तो कहने का मतलब है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐसा छोड़ नहीं दिया गया है, हर ड्यूटीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेसिफिक लॉ बनाए गए हैं ताकि उनको क्या किया किया जाए, उनका इंपॉर्टेंस को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस, हमें रिमाइंड कराता है अपने मोरल ड्यूटीज की तरफ, ठीक है।
उसके बाद ये एक वार्निंग की तरह एक्ट करता है फॉर एंटी, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं, उसके लिए। फिर क्या, इट सिटीजन को दे गिव एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि अपने नोबल आइडियाज, अपने हिस्टोरिकल आइडियाज को आप क्या कीजिए, चेरिश कीजिए। ठीक है, इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। उसके बाद ये भी बताता है कि सिटीजन जो है, दे आर नॉट सब्जेक्ट्स बट दे हैव सर्टेन ड्यूटीज एज वेल। सब्जेक्ट का मतलब क्या था, प्रजा, है ना, राजा और प्रजा। कोई कुछ अधिकार ही नहीं है प्रजा के पास, ठीक है। तो दे आर नॉट एज सब्जेक्ट्स, दे आर बेसिकली पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंट्री। ऐसा नहीं है कि बस खाली राइट्स ही होने चाहिए, बट थ्रू ड्यूटीज ऑल्सो वी कैन ऑल्सो एक्सप्लोर कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कंट्री। ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम क्या लिख सकते हैं कि दिस ऑल्सो हेल्प्स द कोर्ट्स टू डिसाइड ऑन सर्टेन केसेस। जैसे कल प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था ना, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स को हेल्प करता है। इन ऑर्डर देयर इज सर्टेन एम्बिग्यूटी, या कुछ लॉ में कुछ ऐसा आ गया, तो वहां पर कोर्ट्स को हेल्प करेगा कि हाँ, क्या डिसीजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या हम फंडामेंटल ड्यूटी का रेफरेंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ठीक है। एंड इट ऑल्सो मेक्स अ सिटीजन कॉन्शियस अबाउट हिज और हर सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। जैसे पेरेंट्स को बोलता है ना अपने बच्चों को पढ़ाना है, हमें क्या बोलता है, एब्ज्योर वायलेंस करना है। ठीक है, हमें वायलेंस नहीं करना है। एब्ज्योर वायलेंस का मतलब ये होता है। ठीक है? तो ये सारी चीजें आर बेसिकली द इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी डिनाइड, एक्सप्लेन वाला पार्ट में। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज को डिफाइन करने का, नॉट बाइंडिंग बताने का, और लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट 1 का ई, तो 1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इज 2 का ए। What a very important question. You can expect this in mains. ठीक है। इस साल जो आपका मेंस का एग्जाम होगा ना, यू कैन एक्सपेक्ट दिस 78th मेंस, यूनिफॉर्म सिविल कोड ना। व्हाट इज, बट बहुत लोगों को बस खाली इतना पता है ना कि जो लॉज है, जो रिलीजियस लॉज है, उनको खाली चेंज करना है। इट्स नॉट अबाउट दैट, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट अबाउट दैट। तो पहले पता होना चाहिए ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है किसके लिए। तो इट इज फॉर, अच्छे से करेंगे इसको, मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस और डाइवोर्स। ठीक है। तो इन सारे चीजों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मतलब मैरिज अगर हो रहा है किसी कम्युनिटी में, ठीक है, तो कम्युनिटी टू कम्युनिटी वो डिफर नहीं होना चाहिए, सबके लिए सेम लॉज होने चाहिए। अगर मान लो कोई बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, तो हर कम्युनिटी के लिए वो सेम लॉ होना चाहिए। इनहेरिटेंस है, तो अगर मान लो जायदाद ट्रांसफर हो रही है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस के लिए जो पैसा मिल रहा है, मान लीजिए किसी का डाइवोर्स हो गया, मेंटेनेंस के लिए जो पैसा मिल रहा है, वो अक्रॉस द कम्युनिटी सेम होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर मेंटेनेंस के लिए लॉ बना हुआ है तो किसी, कहीं पर 10,000 मिल रहा है, कहीं पर 20,000 मिल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, बट इट शुड बी अ यूनिफॉर्म थिंग। ठीक है, अक्रॉस द कम्युनिटी, रिलीजन शुड नॉट बी द बैरियर। ठीक है। तो ये एक लाइन में हमें एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, why is this uniform civil code needed? Next part of the question is need for this uniform civil code. तो नीड क्या है बेटा, नीड के लिए हम अच्छे से लिखेंगे, सारे सिटीजन को इक्वल स्टेटस पर रखना। ठीक है। जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो विथ रेस्पेक्ट टू रिलीजन। ठीक है। उसके बाद जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप वगैरह सब हो गया, तो उनके आइडियाज को भी इनकॉर्पोरेट कराना। ठीक है। तो उनके एस्पिरेशंस को ये कराना। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस वोट बैंक पॉलिटिक्स। ठीक है। सो देयर इज अ नीड फॉर यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड इन इंडिया। ठीक है। तो आप लिख सकते हो, उत्तराखंड वगैरह ने अपना लेकर आए हैं, ड्राफ्ट वगैरह लेकर आए हैं, तो ये आप
करंट अफेयर्स में स्टार्टिंग में लिख सकते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड में कि रिसेंटली उत्तराखंड लेकर आया है और भी स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं कि हाँ हमें लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो दिस करंट का पार्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग इट ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। प्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, देन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो अगर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर लिखना है तो यही सारी चीजें फिर से लिखेंगे, इक्वल स्टेटस, जेंडर इक्वालिटी, यंग पॉपुलेशन के एस्पिरेशंस को प्रमोट करना, रिड्यूस वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है। और जो बेसिकली कुछ आप देखोगे कि इसमें और ऐड कर से लिख सकते हो कि सारे कम्युनिटीज के लिए सेम लॉ होगा तो इट विल प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आप एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो यहाँ पर इन द फेवर ऑफ व्हाट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एडमिनिस्ट्रेशन इजियर होगा, ठीक है। जुडिशरी के ऊपर जो इतने सारे 10 केसेस हैं, 10 अलग अलग कम्युनिटीज के लिए 10 अलग अलग लॉज हैं, वो पेंडिंग जो होगा वो कम हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आसान होगा, जुडिशरी के लिए आसान होगा, ठीक है, केसेस वगैरह को रेफर करना। तो ये सारी चीजें हैं इन फेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। व्हाट आर द थिंग्स विच आर अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन पर्सनल मैटर्स। ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन पर्सनल मैटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेजर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि यूनिफॉर्म्स, देखो हमें क्या बोला जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। बट आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर सारे रिलीजियस या सारे कम्युनिटीज का जो है, आप ये मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस और डाइवोर्स से रिलेटेड लॉज एक कर दोगे तो डाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट होगा। क्या हम फिर बोल सकेंगे इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री? नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, ठीक है। जितना प्रैक्टिकली अभी बोल पाते हैं कि हमारे ये लॉज अलग है, हर रिलीजन का अपना अपना फॉलो करने वाला चीज है, तो वो हम डोमिनेंट के साथ नहीं बोल पाएंगे। तो इट विल अफेक्ट रिलीजियस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा some sections of the society also sees this as encroachment on religious freedom, ठीक है। एक तरफ आप बोलते हो कि हमें राइट्स है फ्री प्रैक्टिस प्रोपागेट और ये सब करने का, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि नहीं आप इसी तरीके से करोगे, लॉ बना दे रहे हो हमारे लिए, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद इट्स अ वेरी टफ टास्क टू इम्प्लीमेंट। टफ क्यों है? लोग नहीं मानेंगे तो हो सकता है राइट्स वगैरह होने के चांसेस हो जाए, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टाइम इज नॉट सुटेबल, ठीक है। तो सर पिछले भारत आजाद जब से हुआ है तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमारे पास वहां पर दे रखा है कि आर्टिकल 44 के अंदर की यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है। बट अभी भी बोल रहे हो कि 70 साल बाद, 80 साल बाद की इट इज नॉट, टाइम इज नॉट सुटेबल। तो वो टाइम सुटेबल कब होगा? देखो, अब ध्यान से इसको लिख सकते हो आप कंक्लूजन में कि हम क्या कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल एक साथ सारे फीचर्स आप मत डालो, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल हम जो सबसे लीस्ट एम्बिग्यूअस है, से फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस, ठीक है, प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी, आप उसके लिए लॉ बनाओ और देखो कि अगले 2-3 साल में क्या इंपैक्ट हुआ, लोगों का क्या रिएक्शन है, किस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं। उसके बाद अडॉप्शन के ऊपर लॉ बनाओ, उसके बाद डाइवोर्स के ऊपर लॉ बनाओ, उसके बाद मैरिज के ऊपर लॉ बनाओ। एक साथ अगर ये आप दोगे तो लोगों को एक्सेप्ट करने में चीजें दिक्कत होंगी, बट आप धीरे धीरे करके अगर सेम काम करो तो लोग यूज टू हो जाएंगे और लोग आपकी बात भी मानेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर इसको इंप्लीमेंट करना है तो एक झटके में नहीं करना है, धीरे धीरे करके करना है। तो ये मतलब हुआ टाइम इज नॉट सुटेबल का। टाइम इज नॉट सुटेबल का मतलब ये नहीं कि अभी नहीं कर रहे हैं 200 साल बाद भी नहीं कर रहे, नो इट्स नॉट दैट, ठीक है। तो ये आप लास्ट लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो और इसी से कंक्लूड भी कर सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेंस यूनिफॉर्म सिविल कोड करके जाइएगा।
मोस्ट प्रोबेबली आएगा। नेक्स्ट इज directive principles of state policy are the positive instructions given to the state by the makers of the constitution। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में लिखना है, क्या होता है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इट वाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन टू द ब्रिटिशर्स। अब क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है पॉलिसी मेकर्स को कि आपकी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप एक लाइन और लिख सकते हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एस्टैब्लिशेस अ वेलफेयर स्टेट, है ना। इट इज बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वालिटी इज डन बाय फंडामेंटल राइट, सोशियो इकोनॉमिक इज डन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और इसके बाद इस वर्ड को एक्सप्लेन करना है अपने बॉडी में, हाउ इट इज पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द स्टेट। ठीक है, तो हाउ इट इज पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन गिवन टू द स्टेट, तो 3 पार्ट्स में अगर आप देखो अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी को, गांधीयन फिलॉसफी या फिर आपका वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स या फिर आपका जो सोशल प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर, तो एक एक उसका आप एग्जांपल्स उठाकर लिखा सकते हो कि हाउ इट इज अ पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। जैसे बोलता क्या है कि स्टेट शैल एंडेवर टू डू द वर्क इन फेवर ऑफ व्हाट, जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए, जो वुमेन है उनके लिए, चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ व्हाट, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। नेगेटिव तो नहीं है कि आपको अपने सिटीजन को मार देना है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। उसी तरह सोशल लिबरल प्रिंसिपल में हम क्या लिख सकते हैं, राइट टू वर्क प्रोवाइड कराना है ना। तो ये सारी चीजें हैं, पंचायती राज वगैरह सब गांधीयन प्रिंसिपल पर है। ठीक है, वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल पर आपका है कि हमें इंटरनेशनल पीस प्रमोट करना है। तो इस तरीके से हर कैटेगरी का एक एक डायरेक्टिव्स आप उठाइए और ये दिखा दीजिए कि वो क्या है, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन गिवन टू द स्टेट बाय द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बॉडी का ये पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट बॉडी का, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, बॉडी का ये दूसरा पार्ट है। ये 3 पार्ट में बॉडी है बेटा, 1 2 और 3। तो दूसरा पार्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपी, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपी में क्या लिखेंगे कि इंपॉर्टेंस ये है कि हम बस डायरेक्टिव दे रहे हैं सरकार को, कोई बांध नहीं रहा है सरकार को कि आपको ये करना ही करना है, तो दिस इज नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, उसके बाद इट लेज द फिलोसफिकल फाउंडेशन फॉर द वेलफेयर स्टेट। ठीक है, इट इज मोर मोरल इन नेचर। ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद इट एक्ट एज अ गाइड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद इट ऑल्सो एक्ट एज मतलब अपने जो जनता है, जो सिटीजन्स है, उनको भी अवगत कराती है कि बेटा देखो, सरकार को ऐसे काम करना चाहिए था, सरकार अगर इस तरीके से काम नहीं करे तो आप उसको अगले इलेक्शंस में हटा सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंस, और भी चीजें हैं आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, कि अगर आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के इंपॉर्टेंस में लिख सकते हो कि ये बेसिकली ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करता है। ठीक है, लोगों को पार्टिसिपेट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट से आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज असेस इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो ये थर्ड पार्ट है बॉडी का, इम्प्लीमेंटेशन हमने कैसे किया है। तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन तो किया नहीं है डीपीएसपी का, कैसे किया, थ्रू वेरियस लॉज। तो कुछ लॉज यहाँ पर लिख देने होंगे, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, वो लिख सकते हो। मनरेगा लिख सकते हो, राइट एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो ओल्ड एज लोगों को जो पेंशन मिलता है वो लिख सकते हो। ठीक है, और भी जो भी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं वो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप वर्कर्स के लिए देखो, कोऑपरेटिव्स के लिए लिख सकते हो। वर्कर्स के लिए बहुत सारे बोर्ड्स बनाए गए हैं, हैंडलूम बोर्ड, जूट बोर्ड, ये सारे, कॉटन बोर्ड। ठीक है, कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड, ताकि वर्कर का वेलफेयर हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो लॉ के अंदर। तो एसेस इस इम्प्लीमेंटेशन, तो हम देखेंगे इतने सारे डायरेक्टिव्स थे, ये लॉज बनाए गए हैं सबके लिए, तो पता चलेगा कि हाँ, जितने भी ऑलमोस्ट सारे डायरेक्टिव्स हैं, सारे के लिए कुछ ना कुछ लॉ है। जैसे कि मान लीजिए अब डायरेक्टिव्स है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए भी हमने बनाया नेशनल फॉरेस्ट लॉ, फॉरेस्ट पॉलिसी, बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया है कि नहीं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है 1986 का, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। तो हर चीज के लिए कुछ नहीं, जैसे मान लो कल्चरल हेरिटेज को हमें प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए भी लॉ है ना। एएसआई वगैरह है, इंस्टीट्यूशंस हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको इम्प्लीमेंटेशन में लिखनी है, जो याद आ जाए यार, सब तो नहीं लिख सकते ना, तो जो याद आ जाए वो आपको यहाँ पर। नेक्स्ट,
The rights to constitutional remedies enumerated in the Indian Constitution are heart and soul of this Constitution. तो बिल्कुल सही है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो आप बताइए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? क्या है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? इन ऑर्डर टू मूव टू द कोर्ट इफ एनी ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड। उसके बाद लिखिए हार्ट एंड सोल किसने बोला था? बी आर अम्बेडकर ने बोला था। और इसके बाद आप एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाई इट इज हार्ट एंड सोल। मान लीजिए आपको मैं राइट्स दे दूं, ठीक है, कि आप कल से ये काम कर सकते हैं, ठीक है, और आपने किया और आपके ऊपर केस चल गया, ठीक है, मतलब लॉ के हिसाब से ही आपने किया, आपने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, और आपके ऊपर केस चला गया, और आपने जो गलत काम किया उसके लिए आप कोर्ट ना जा सको कि देखो यार मैंने तो, हमें ये डायरेक्शन मिला था, मैंने ये काम किया, बट अभी बोल रहे हो कि मैंने ये काम गलत किया है ना, और मुझे बोल रहे हो कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। तो काहे का फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको दे दिया गया, और आप बोलो और आपका फ्रीडम वायलेट हुआ, ठीक है, किसी ने आपको जेल में डाल दिया कुछ बोलने के लिए, ऑब्वियसली वो रेस्ट्रिक्शन वाला अगर नहीं है तो, और आप जेल चले गए, तो काहे का वो राइट हो गया यार, है ना। तो एक फ्रीडम होना चाहिए ना कि उसको हम इंप्लीमेंट कर सके। तो इंप्लीमेंट कराने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं जो कि रिट्स के थ्रू इंप्लीमेंट होते हैं, है ना। और अगर ये नहीं हो तो सिटीजन का जो लाइफ है वो क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा। तो बेसिकली हमें इसके जो इसका जो फील है, क्यों ये मतलब हार्ट एंड सोल बोला जाता है, उसका पार्ट भी हमें इस सेकेंड पार्ट में लिखना है यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ दिस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। व्हाट कुड बी दोज इंपॉर्टेंस? मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ये आपके नोट्स में नहीं था, तो प्लीज लिख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ इट इज नॉट restricted to protection of fundamental rights. It also promotes the idea of judicial review. ठीक है। Third, it also act it also promotes the system of checks and balance. What is the meaning of checks and balance? Three organs of the government जो हैं हमारे, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, किसी के पास भी ज्यादा पावर नहीं है, ठीक है, सबका एक दूसरे से क्या है? लिंक्ड है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल जो हमारी जुडिशियरी है, ही इट इज अपॉइंटेड बाय होम? प्रेसिडेंट। बिना उनके सिग्नेचर के अपॉइंटमेंट नहीं हो, ठीक है। उसके अलावा इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द अब्यूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट, ये इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और फिफ्थ, it also helps to ensure administrative accountability. प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, शायद नहीं है ये सब चीज आपके आंसर में। सिक्स्थ, it promotes justice and equality. तो इन कारणों से, ठीक है, अगर ये फंडामेंटल राइट्स ना हो तो सिटीजन के लिए क्या हो जाएगा? वो मीनिंगलेस, फंडामेंटल राइट्स मीनिंगलेस हो जाएंगे अगर ये एक्ट ना हुआ। क्यों? क्योंकि आप जुडिशियल रिव्यू के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, चेक्स एंड बैलेंस के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लोग जो पावर में रहेंगे अपने पावर को अब्यूज करेंगे। तो इस संदर्भ में ये राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो 3 का ए। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दिस वन। एक्सप्लेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे। एक्सप्लेन द डीपीएसपी मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 3 है ना, 3 कैटेगरीज में है, सोशल प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल। संविधान नहीं डिवाइड करता है इसको, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिवाइड किया। ये ध्यान रखना है, संविधान ये 3 डिवाइड करके नहीं देता है, संविधान तो सीधे आर्टिकल लिख के दिया है, ठीक है। ये हमने पढ़ने के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, फैक्चुअल इन नेचर। डिफरेंस बिटवीन, देखो इस बार कंपैरिजन नहीं है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में। क्या डिफरेंस लिख सकते हैं कि ये 12 से 35 के बीच में है, ठीक है, दिस इज 36 टू 51, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या लिख सकते हैं? दिस इज जस्टिसिएबल, दिस इज नॉन जस्टिसिएबल। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब भी लिख देना, ठीक है। राइट टू मूव टू द कोर्ट्स, डू नॉट गिव राइट टू मूव टू द कोर्ट्स। दीज आर बेसिकली अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, दिस इज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। नेगेटिव मतलब स्टेट आपके ये राइट्स को छीन नहीं सकता है, ठीक है, अगर छीनेगा तो आपको कोर्ट, आप कोर्ट जा सकते हो, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है।
It is based on political equality. This is based on socio-economic equality. ठीक है? This is based on political equality. ठीक है? उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी कितने हैं, अगर बढ़ाना ही है पॉइंट्स की संख्या को तो, ठीक है? तो ये सारी चीजें, ठीक है? ये पार्ट 3 में है, ये पार्ट 4 में है, ठीक है? तो इस तरीके से आप दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है? सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट, ठीक है? तो ये 9 क्वेश्चंस थे आज के। आपको अगर कुछ पूछना हो तो बताओ, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड, एनीथिंग, कुछ पूछना हो बेटा आपको? नहीं? चलिए फिर पढ़िए और, है ना? फिर अगली क्लास जब भी होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है? दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, बाय।